आपके अपने YouTube चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यह चैप्टर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। अब हम इस पार्ट को, दूसरे पार्ट को हम लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इस टाइप में हम लोग कुछ फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वह देखेंगे। और जो भी बच्चे, अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट में जाकर देख लीजिए, अच्छे से समझाया पढ़ाया लिखाया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहला चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, सेकंड चैप्टर का भी कर दिया है और थर्ड चैप्टर आपका चल रहा है। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या पहला क्वेश्चन आपका, के किस मान के लिए निम्न समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब कोई हल नहीं के लिए मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया था भाई, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप का हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। अर्थात क्या होती है, यह समांतर रेखा हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a1 क्या है भाई, अगर तो निकाय है नहीं है तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस रूप का मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए दिया गया है, मतलब निकाय में कोई हल नहीं है, जिसका मतलब ये होता है। तब a1 का मतलब ये वाला वैल्यू, a2 का मतलब ये वाला वैल्यू बराबर b1 का मतलब 3 और b2 का मतलब y का गुणा। इस प्रकार से पूरा होता है। अब नॉट इक्वल टू नहीं है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जब दो संख्या के बीच में बराबर का चिन्ह होता है और फ्रैक्शन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते। देखिए के में के का करेंगे 3 के स्क्वायर, 1 में करेंगे तो 1 के, 2 का -3 में करेंगे 3 2 जा 6 माइनस और माइनस के 2, 3 का इसमें करेंगे 3 के स्क्वायर प्लस के 3, तो बताए 3 के स्क्वायर से में तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा के और 6 के। तो देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस के 5 के आएगा, माइनस के 2 इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 के, तो यहाँ पर माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस के इक्वल टू 5 से कैंसिल हो जाएगा, के बराबर माइनस के 1। इस प्रकार से हम के का आंसर दे सकते हैं। यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल से पूछता है। और क्या है, बस आपको तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। एक कंडीशन ए है, एक आपका संगत वाला कंडीशन पता होना चाहिए, बस आपका, और कुछ नहीं। ठीक है, संपाती वाला, ये संपाती यानी कि ओवरलैपिंग, इसका कोई हल नहीं है। तो हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन देने, मैं कराऊंगा आपको लास्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, पेशेंस रखिएगा। बाकी ये जो मैं क्वेश्चन बताया समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फार्मूला बेस्ड है। मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन फिर लाया आपके सामने। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, तो जब कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या कर देंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर एक आर्टिकल क्वेश्चन करेंगे, एक आर्टिकल क्वेश्चन लिखेंगे a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 का मतलब x का गुणांक, ठीक है, a2 का मतलब इस वाले x का गुणांक दूसरे के समीकरण का, b1 का मतलब y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर y का गुणांक है 2। तो यहाँ पर c1/c2, c1 क्या है c -5 और 2 क्या है माइनस के k। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इसलिए ये लिया हूँ कि यह क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो बनता है और अच्छे लेवल का बनता है, और बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए समझा रहा हूँ इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें कोई ए लेंगे, चाहे ये दोनों ले लेंगे चाहे ये दोनों लेंगे। तो चलिए हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। बताइए यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 3 कम 3 3 दूना के 6 माइनस से कट गया, यानी कि 5 के, यानी कि k इक्वल टू 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर नॉट इक्वल है तो आप नॉट इक्वल करिएगा, अर्थात हमारे कहने का मतलब है जो k का मान है बस 10 नहीं हो सकता है, बाकी और कुछ हो सकता है। k का मान कौन सा नहीं हो सकता है, तो 10 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। मैंने डिफरेंट टाइप का लिया है, जो नॉट इक्वल चर पद होता है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके। आइए दोस्तों समझते हैं। यहाँ पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, के का वह मान ज्ञात कीजिए, निम्न समीकरण रैखिक समीकरण निकाय
x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत अनेक हल है। अनंत मतलब अनेक हल है। अच्छा आप बताइए, जब अनेक हल होता है तो संपाती होता है। मैंने अभी आपको बताया कि दो फार्मूला पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि मैं तीनों फार्मूला पे आपको बताऊंगा। तो जिसका कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 था। तो यहाँ पर अनंत हल के लिए b1/b2 c1/c2 इस प्रकार से फार्मूला आपका सेट होगा यहाँ पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे अनंत हल के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1 का वैल्यू x का गुणांक और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे के समीकरण का गुणांक, फिर y का गुणांक, फिर इधर का y का गुणांक, कुछ नहीं तो k तो है यहाँ पर 3/50। अब देखिए अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई दो आप ले सकते हैं, कोई दो, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 2/k 3/50 लेने पर तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3×5 = 15, यानी कि k इक्वल टू 5 गुना के 10, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम आंसर दे पाएंगे अपना। समझ में आया बात? तो ये आप बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है, बस 3 फार्मूला आपको अच्छे से समझ लेना है कि अद्वितीय हल क्या होता है, केवल एक हल क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा है तो केवल एक हल होता है, अनंत हल क्या होता है, संपाती रेखा क्या होती है। तो ये सभी के बारे में अच्छे से फर्स्ट वीडियो में बताया रखा है। हालांकि जब भी मैं क्वेश्चन आ रहा हूं तो यहाँ पर भी जिक्र कर रहा हूं कि ये इस प्रकार का फार्मूला है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है क्या है, 2022 और 23 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस के ay बराबर 1, 3x माइनस 5 बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। तो मैंने आपको अद्वितीय हल शब्द एक बोला था, जिक्र किया था। अब समझते हैं कि अद्वितीय हल क्या होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस रूप को कहते हैं अद्वितीय हल की स्थिति। समीकरण 2x प्लस के ay और दूसरा है 3x 5y इक्वल टू 7, यानी कि a1/a2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब अद्वितीय हल की स्थिति की बात करेगा साथियों। तो ये हमको फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर a1 का मतलब हो जाए दूसरे समीकरण का x का गुणांक नॉट इक्वल टू a/(-5), यानी कि जब इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा a नॉट इक्वल टू आ जाएगा, चलिए पूरा कर लेते हैं यहाँ पर a नॉट इक्वल टू -10/3, मतलब यह उत्तर नहीं होगा आपका। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है तो आप पर ट्रिक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आंसर देंगे आप। अब सॉल्व करने के लिए आ जाएगा तो यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आया? तो मैंने आपको अद्वितीय हल की स्थिति बताया, संपाती बताया और केवल एक हल वाला स्थिति बताया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक अद्वितीय हल की स्थिति में एक और समीकरण और इसे सॉल्व करते हैं। P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा? यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 और 22 में पूछा गया है। संभवतः हो सकता है कि 27 के एग्जाम में पूछ ले। देखिए, अद्वितीय हल की स्थिति का मतलब होता है आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और यह क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में हो सकता है पूछे, क्योंकि अद्वितीय हल की स्थिति का मतलब होता है यह उत्तर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया? इसके अधिक जितने भी नंबर आएंगे वह सभी आंसर माना जाएगा क्वेश्चन। तो a1 का मतलब होता है x का गुणांक, a2 का मतलब होता है दूसरे समीकरण का x का गुणांक, नॉट इक्वल टू b1 का मतलब p, यहाँ पर पहले समीकरण का y का गुणांक इधर हो जाएगा 2, तो यह कैंसिल हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि 4 को छोड़कर सभी आपका उत्तर होगा। अगर बहुविकल्पी में आ गया, उत्तरी में लघु उत्तरी में आ गया तो इस प्रकार से पूरी तरह से सॉल्व करके उत्तर देंगे, लिखेंगे 4 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हमारा उत्तर हो सकता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है साथियों। तो मैंने आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया और हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइज करके अवश्य देखिएगा, समझ में निश्चित रूप से आपको आने वाला है और समझना अनिवार्य है साथियों, क्योंकि अगर आज मेरी बात मान लेंगे आप तो एग्जाम में देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा तो आप करके आएंगे, और जब नहीं मानेंगे बात, जब एग्जाम में आएगा तो नहीं कर पाएंगे, तो मेरी बात आपको याद आएगी, सर
क्या बोल रहे थे, सही बात कर रहे थे उस टाइम, तो हमें पढ़ लेना चाहिए था, आप पछताएंगे उस टाइम। तो अभी मौका है, अभी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आया हुआ है जो फार्मूला बेस है। तो देखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन और जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। अच्छा साथियों, जब कोई हल नहीं होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि समांतर रेखा होगी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप का होगा। मतलब ये क्या कहते हैं, इसको समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं a1 b1 c1 का मतलब होता है आपका पहले समीकरण का वैल्यू, a1 का मतलब होता है x का गुणांक और b1 का मतलब होता है y का गुणांक, c का मतलब होता है संख्या चर पद। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2 कहा गया है। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान 3, a2 का मान कितना, देखिए यहां से यहां तक एक समीकरण है और यहां से यहां तक आपका दूसरा समीकरण है। बात समझ में आ रही है, पहला समीकरण कहेंगे से दूसरा समीकरण कहेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 या k माइनस k1, इधर y का कोई गुणांक नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पर k माइनस k1 नॉट इक्वल टू 1/k 2k प्लस k1। देखिए यार नॉट इक्वल टू इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे क्या 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 लेने पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस के 3, ठीक है 2k को इधर लाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस अपने -1 अपनी जगह पर है तो -3 उधर जाएगा तो +3। तो 3 में से 2 गया k और इधर मिलेगा आपका 2। तो इस प्रकार से अपना उत्तर हो जाएगा k इक्वल टू 2। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितने भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको करा दूं, समझा दूं इसी वीडियो में, आप समझ जाए कि अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक से क्वेश्चन लगाए तो लग जाए आपका। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब होता है आपका समपाती रेखा, अर्थात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप का होता है रैखिक आपका बीजीय व्यंजक। तो आइए इस समीकरण के सहारे हम क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फार्मूला को लिख लीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का का मतलब है समझ जाएगा कि अनेक हल है, एग्जाम में जान जाएगा भाई कि अनेक हल है कि अद्वितीय हल है कि समांतर है, कोई हल नहीं है, समझ में आ जाएगा उसको। फार्मूला लिख दीजिएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2। इस प्रकार से हो जाएगा a1 का मतलब x का गुणांक, a2 का मतलब दूसरे के समीकरण के x का गुणांक, यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण है। यहाँ हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा k इक्वल टू k माइनस के 3/k, यहाँ पर हो जाएगा k। अब आपका यहाँ पर कोई भी आप ले लेंगे तो चाहे इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए, सॉल्व करिए, चाहे फिर इन दोनों को ले लीजिए सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका मन आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए हम पहला और दूसरा टर्म यानी पद को लेते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे k/12 बराबर के 3/k लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k और k का मिलकर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बात ये 36। अच्छा k का स्क्वायर का मतलब वर्गमूल में हो जाएगा 36, k का वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से अपना k का उत्तर कितना हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैंने आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराने का बहुत सारे प्रयास किए, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को रखा। लास्ट क्वेश्चन एक और फार्मूला बेस्ड पे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण के निकाय एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए क्या है इसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हम पहला से लेकर सॉल्व करें अद्वितीय हल की स्थिति वाला, अद्वितीय हल की स्थिति वाला लेकर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल की स्थिति जानते हैं क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यह पहला समीकरण है साथियों, यह तुम्हारा दूसरा समीकरण है।
a1 का मतलब x का गुणांक, a2 का मतलब दूसरे के समीकरण का y का गुणांक, इस b2 का मतलब इस y का गुणांक, यानी कि k नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि k को छोड़कर बाकी सभी आंसर होंगे, हालांकि लगाने के लिए है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए दूसरा का कंडीशन देखते हैं। नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की स्थिति में क्या होगा, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, यानी कि समांतर रेखा बनेगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू 5/-15। इस प्रकार से हो जाएगा। यह हम नहीं लेंगे, यह दोनों से आपका k का वैल्यू आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 2/k लेने पर। चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो अद्वितीय कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं की स्थिति के लिए k का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 नहीं आएगा, 6 को छोड़कर बाकी सभी आंसर होंगे। तो जितने भी मैंने देखा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा या बना हुआ है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, समझाने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में भी आई होंगी। साथियों, एक बार मैं पुनः कर रहा हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक ही ऐसा आपका है कि एक टीचर के लिए एनर्जी का काम करता है, यानी कि इससे पता चलता है कि बच्चे को बातें समझ में आ रही है और मेरे वीडियो पे आया और लाइक देकर गया। और आपको कुछ ज्यादा यहाँ पे फीस नहीं पेड करना है, बस एक लाइक देना है। अगर अभी तक भी आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगामी और भी वीडियो अपलोड करके समझाता रहूँ आपको, तुरंत नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को देखकर समझ सके, क्योंकि हो सकता है आपका कोई वीडियो मिस हो जाए, आपको पता न चले, उस चीज को समझने में मिस्टेक हो गया, नहीं पढ़ पाए, और एग्जाम में हो सकता है उसी वीडियो से क्वेश्चन आपके आ गया हो, तो आपको बड़े पछतावा होगा कि काश मैंने उस वीडियो को देख लिया होता। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तत्काल आप पढ़ सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप अपना क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम बेस होगा। ठीक है, शब्दों पर आधारित समस्याएं होंगी और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया था शब्दों पर आधारित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। अंकों पर आधारित यानी कि डिजिट, इसके बाद फ्रैक्शन संबंधित प्रश्न यानी कि अंश हर वाले सवाल, फिर इसके बाद आपका आता है आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित मतलब एज संबंधित प्रॉब्लम। ये सभी टाइप आपके एग्जाम में आते हैं, इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा। आइए दोस्तों समझते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम में संबंधित क्वेश्चन कैसे बनता है, और टाइप 1 में हम लोग समझेंगे, और हर टाइप में एक 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाऊंगा, और आपको समझ में आएगा तो निश्चित रूप से कमेंट में जरूर बताया करें। 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य 360 रुपया है, तथा 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। हमें एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य नहीं पता है, तो हम मानेंगे, यहां पर लिखेंगे माना एक x रुपया तथा एक मेज का मूल्य। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे और इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे स्थिति 1 केस 1 के अकॉर्डिंग। हमारा स्थिति 1 कहां से कहां तक है, यहां तक है भाई, और इस स्थिति 1 के अकॉर्डिंग समीकरण नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप किसी वस्तु का मूल्य मानते हैं, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया, 5 और वस्तु का दाम बताइए, तो कहेंगे एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया था, 5 वस्तु का दाम 10 × 50 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहां पर करेंगे, एक कुर्सी के दाम 100 रुपया है, तो 4 कुर्सी के दाम का रुपया हो जाएगा, 4x होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक मेज का दाम y रुपया, 7 मेज का दाम 7y होगा, और मेज और कुर्सी मिला के कुल पैसा का खर्चा हुआ 360 रुपया। और समीकरण स्थिति दूसरे के अनुसार चलेंगे। क्या है स्थिति दूसरा, 6 कुर्सी मतलब 6x, 7 में 10 मेज का मतलब 10y, कुल पैसा कितना खर्चा हुआ साथियों 520 रुपया।
इस प्रकार समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हम सॉल्व करेंगे और देखिए आपको मैं अच्छी तरह से सॉल्व करके बताया हूं फर्स्ट वीडियो में कि कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे, यहाँ पर x का गुणांक और इस x का गुणांक आपस में बराबर नहीं तो बराबर करने का कोशिश करें। कैसे कहेंगे, देखिए 3 चौको 12, 6 दूना के 12। बात समझ में आ रहा है ना? कहेंगे सर ये तो कैसे हुआ, आप तो बताए थे कि इस x का गुणांक पहले गुणा कर लीजिए, इस x का गुणांक दूसरे गुणा कर लीजिए तो भी लग जाता। हाँ भाई उसमें भी लग जाता और इस तरह से गुणा करके थोड़ा सा बड़ा गुणनफल होगा, इसलिए मैंने छोटा नंबर ले लिया। आपको ये बराबर ही तो करना है और कुछ भी करो, पहले समीकरण मतलब दाएं साइड बाएं साइड दोनों गुणा कर दो तो समीकरण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यह समीकरण का लेफ्ट हिस्सा है, राइट हिस्सा है, यानी कि 3 से दोनों में गुणा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। इसलिए हम ऐसा नंबर से गुणा करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। तो पता चला हमको सर इसमें 3 से गुणा करें 3 चौको 12, इसमें 2 से गुणा करें 6 दूना 12, छोटा नंबर से यहाँ पर इसका गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 3 चौको 12, 7 त्रिक 21 और फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 3 9 10, फिर 2 का गुणा करेंगे 6 दूना के 12, 10 दूना के 20 और इसमें गुणा करेंगे तो 1040। तो लिखेंगे घटाने पर यहाँ पर जब भी घटाएंगे तो प्लस का माइनस का प्लस कर देना, आपको कैंसिल हो गया। 21 में से 20 गया, 1 बचेगा, 1 नहीं लिखते हैं और 1080 में से 40 गया तो मिलेगा आपका 40 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमें y का वैल्यू मिल गया। जब y का वैल्यू मिल गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर जहां y है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 360 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4x प्लस के 7 चौक 28 बराबर 360। 360 में से साइड चेंज करेंगे तो उधर आ जाएगा माइनस में 280, यानी कि 4x बराबर देखो 360 में से 280 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 8, यानी कि 80 मिलेगा। ये कैंसिल कर देंगे तो x बराबर मिलेगा 20। क्या मिलेगा 20, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक कुर्सी का दाम है कितना, 20 रुपया। कितना रुपया भाई, 20 रुपया और एक मेज का दाम कितना है, 40 रुपया। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो यह खर्चों पर आधारित सवाल था। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में समझना है और उसी जैसे क्वेश्चन में दिया गया उसी के अनुसार हम समीकरण बना रहा है और समीकरण बन गया तो भाई आपको सॉल्व तो करने आता ही है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य 257 रुपया है। ऐसे ही 4 बैग 3 पेनों का मूल्य एक साथ 324 रुपया है। तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य बताइए। तो इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम संबंधित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। लिखेंगे माना एक बैग का मूल्य, एक पेन का मूल्य y रुपया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। देखिए क्या है, कंडीशन 1 के अनुसार समीकरण नंबर 1 बनेगा। एक बैग का दाम x रुपया, 3 बैग का दाम 3x, एक पेन का दाम y रुपया, 4 पेन का दाम 4y, 257 होगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन यहां से स्टार्ट है। 4 बैग मतलब 4x, 3 पेन मतलब 3y, कुल एक साथ है 324 रुपया, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं समीकरण को सॉल्व कर लेना, इन्हीं समीकरण क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है साथियों। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर 4 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर। तो इस प्रकार से आपको समीकरण को सॉल्व कर लेना है। और यह क्वेश्चन में आपको अभी वर्क के लिए देता हूं लगाकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो समीकरण सॉल्व करके x y का जो मान आएगा तो आप उत्तर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सही देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप वर्ड प्रॉब्लम में। अगला टाइप दूसरा संख्याओं पर आधारित। यह जो टाइप है संख्याओं पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यह एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। चाहे आप प्री बोर्ड हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो भाई, क्लास 10 में आता ही आता है। इसलिए आपको अच्छे से समझना है इस टाइप का क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो भाई साहब बेस तो एक ही है, सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे आप। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं।
क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटा दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या बताइए। और यह यूपी बोर्ड 2020 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे माना इकाई का अंक। देखिए साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को इकाई दहाई का अंक हमको मानना ही होता है, क्योंकि दो अंकों की संख्या क्या आती है। कहेंगे सर जैसे मान लीजिए 12, देखिए एक अंक 2 अंक वाला हो गया कि नहीं। कहेंगे सर इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 1 है कि नहीं। तो यानी कि इसका स्थान इकाई, इसका स्थान दहाई है। दहाई का मतलब 10 होता है स्थानीय मान। तो यहाँ पर भी देखो इकाई का अंक मैंने x माना, तो तथा दहाई का अंक क्या होगा भैया, तथा दहाई का अंक क्या होगा, y होगा। अच्छा बताइएगा, कोई कहेगा संख्या बताइए, संख्या क्या होगा। कहेंगे सर दहाई का मतलब 10 होता है, दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जितने भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, अंकों पर आधारित प्रश्न होंगे, आपको क्या कर लेना है, इसी टाइप का क्वेश्चन को लगाना है। सारे क्वेश्चन का बेस यही है, हर क्वेश्चन इसी तरह आपको मानना है। इसके बाद कंडीशन के अनुसार बदलता जाएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करके इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 3 गुना है, समीकरण नंबर 1 हो गया। केस 1 के अकॉर्डिंग आप देखिए, आप इसके क्वेश्चन है, एक बार पुनः पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई से 3 गुना है, तो इकाई में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, केस 2 में चलते हैं। और केस 2 में क्या करा है आपका, करा कि यदि इस संख्या में 54 घटा दिया, संख्या की बात करा थी, इसमें 54 घटा दीजिए, 54 घटा दीजिए, तो क्या हो जाता है भाई साहब, तो उसके अंक पलट जाते हैं। क्या होते हैं, उसके अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब इकाई दहाई, दहाई पर इकाई चला जाएगा। तो बदल दीजिए, x के बदले y, y के बदले x हो गया। अब हमें इन्हें इक्वेशन बनाना है। देखिए 10y है तो y को लाएंगे इधर, तो 9y बचेगा, क्योंकि 10 में से एक y निकल जाएगा। पहले से x है, 10x इधर लाएंगे, 9x हो जाएगा। 54 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या बताए, दोनों में भाग हो सकता है, कॉमन है क्या, कहेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 54 कट गया। लिखेंगे यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा 9 6 54, y माइनस x बराबर के 6, समीकरण नंबर 2। अब बताइए समीकरण 1 का मान आपका तैयार है, y बराबर 1। लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर रख दीजिए। यानी कि जहां आपका y उसके बदले में 3x काम करेगा। y यहां पर 3x बराबर के 6, यानी कि 2x बराबर के 6, तो x बराबर के 6, 3 कितना मिलेगा, इसको कैंसिल कर देगा, कितना मिलेगा 3। यानी कि हमें इकाई का मान मिल गया, इकाई का मान मिल गया। तो भैया दहाई का मान चाहिए। लिखेंगे x बराबर 3, समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। यानी कि y बराबर 3 गुणा के x मतलब 3, तो y बराबर कितना जाएगा 9। तब संख्या अगर हमको बताना है संख्या, तो संख्या क्या है 10y प्लस के x, यानी कि यहाँ पर करेंगे 10 गुणा के y का मान कितना 9, x का मान कितना 3। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा 93। ठीक है, बात समझ में आया होगा। अंकों पर आधारित क्वेश्चन है और इसी प्रकार क्वेश्चन को लगाते हैं अंकों वाला। तो जैसे क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनता जाता है, क्वेश्चन को लगाते चलते हैं। बात समझ में आया। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन पर क्वेश्चन क्या है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 165 है तथा इसके अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या बताइए। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई बराबर y, तो संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10y प्लस के x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहा है इसमें 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की है संख्या भाई, तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, भैया अंक पलट दीजिए। देखिए x के बदले y के बदले x हो गया, का योग मतलब जोड़ 165 है। चलिए इसे हम लगाते हैं, x और x 10x मिलके 11, 10y मिलके 11y बराबर के 165। मतलब 11 कॉमन हो जाएगा, कहेंगे अब 165
11 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कट जाएगा 11 के 11 25 55, समीकरण नंबर 1। फिर अगला केस क्या बोला है, कंडीशन दूसरा। कंडीशन दूसरा में दिया गया आपका कि इसके अंकों का अंतर 3 है, मतलब इकाई माइनस के दहाई बराबर 3, समीकरण नंबर दूसरा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, इसे हल कर लेंगे आप और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं इसका आंसर बता लीजिएगा 76। अगर आपका 76 आ रहा है यानी कि एक्स वाई का वैल्यू रखने पर तो आपका सही है। ठीक है, इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में और मैच करा लीजिएगा, 76 बनेगा तो सही सवाल। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे माना पहला कोण, माना पहला कोण x तथा दूसरा संपूरक का स्थिति का मतलब होता है 180 अंश। ठीक है, अब अगला बोला बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, तो कोई भी ले लीजिएगा, यानी कि इन दोनों कोणों में अंतर 36 का है, इन दोनों कोणों में अंतर 36 का है, तो इसे भी आप लोग स्वयं से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसे भी स्वयं से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बात समझ में आ रहा है? देखो, वर्ड प्रॉब्लम बहुत बड़ा चीज नहीं होता कि ना समझ में आए, बहुत ही आसान लेवल का होता है क्वेश्चन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर चैप्टर 3 में आपको इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा है तो भाई साहब आप गणित लगाने में माहिर हो जाएंगे और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को लगा लेंगे और समझ में आएगा आपको और एग्जाम में भी बेस्ट करेंगे। बस आपको चीजें वर्ड प्रॉब्लम में क्या होती है थोड़ा सा समझ लेना है कि हमको क्या नहीं दिया है, कैसे लगाना है, इक्वेशन कैसे बनाना है, बस। और मैंने आपको इक्वेशन तक लगा दिया तो भाई साहब इसके आगे तो आप लगा लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप अपना क्या है, भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि भिन्न वाला भी एग्जाम में बनता है। इसको भी देखते हैं, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 2:3 के अनुपात में हो जाता है, तो भिन्न निकालिए। तो भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है एक हर होता है, तो यही हमको पता नहीं है। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश y, तो भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बनेगा आपका x बटा के y। यह भिन्न वाले क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन में इसी टाइप का लगाना है जो क्लास 10 में है। तो अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन का स्टेप क्या है, केस 1 की स्थिति क्या है, यानी कि केस 1 से हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या है, करा कि किसी भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश, किसी भिन्न का अंश व हर का जो योग है, अंश और हर का जो योग है उसके अंश मतलब x के दुगुना से 4 अधिक है, दुगुना से 4 अधिक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, क्या x y को इधर ला सकते हैं या फिर सबको उधर ले जा सकते हैं? तो ठीक है, ले जा सकते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा इतना, y अपनी जगह पर है, 4 अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि बस 2 को साइड चेंज किया तो माइनस हो जाएगा, -2 में से x गया तो -x प्लस के y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। फिर क्या है आपका, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, यदि अंश व हर, तो दोनों में जोड़ दीजिए, अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दीजिए। देखिए अंश हुआ और हर हुआ, दोनों में 3 जोड़ दिए तो हो जाता है 2 बटा के 3। रेशियो को ही अपान के रूप में लिखा जाता है, रेशियो को ही अपान के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो इस प्रकार से लिखा गया है इसको हम 2 बटा के 3 भी लिख सकते हैं। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि 3x 2y इक्वल टू, देखो 6 माइनस के 9 यानी कि 3x 2y इक्वल टू माइनस के 3। एक समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2, तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर कोई गुणांक बराबर नहीं है, तो यहाँ इसमें 1 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे।
ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपका कितना मिलेगा 3x 2y -3, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो -3y इक्वल टू 4 3 12। तो यह पहले से ही प्लस माइनस अलग अलग कट गया तो प्लस और माइनस घटेगा तो y 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर भी घटेगा तो कितना मिलेगा 9। तो इस प्रकार हमें y का मान मिल गया। फिर y का मान जब मिल गया तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर का 4 माइनस के 9 यानी कि -x बराबर के -5 माइनस कर x बराबर कितना मिलेगा 5। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान हो गया, यानी कि फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा x का मान बटा के y का मान आपका कितना है 9। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगामी क्वेश्चन तक आपको मैं समीकरण तक लगाकर छोड़ दूं तो आप लगा लेंगे, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कमेंट में जरूर बताएं कि इसका उत्तर क्या है। 18 है, यदि हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले से लिख रखा है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है तो भिन्न बराबर x/y होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी कि जैसे जैसे केस 1 केस 2 रहेगा उस तरह से हम इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे। और इसमें बोला है आपके सामने क्या है, यानी अंश और हर का योग, अंश या हर या इनका योग कितना मिला 18, कितना है समीकरण नंबर 1। केस 1 की स्थिति है भाई, केस 1। केस 2 में चलेंगे, और केस 2 में क्या है कर रहा है कि हर में 2 जोड़ दिया जाता है, अंश वही रहेगा, हर में बस 2 जोड़ देना है तो 1/3 हो जाता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि y प्लस के 2 यानी कि 3 माइनस के y इक्वल टू 2, समीकरण नंबर दूसरा मिलेगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल कर देंगे, तो हल करेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 होगा और समीकरण 2 है आपका इधर। तो देखिए यहाँ पर पहले से y वाला आपका अलग अलग है, कई जैसे कैंसिल करेंगे कट गया, क्योंकि ये प्लस है माइनस आपको गुणा बराबर पहले से और अलग अलग चिन्ह भी है। तो 3 1 4 और 18 2 20 कैंसिल करेगा तो x बराबर के 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए कहाँ है भाई साहब, यहाँ पर है, तो x के बदले 5 रखेंगे 8, तो y बराबर कितना मिलेगा 5 - 3 बराबर के 8 - 5 बराबर के 3। तो इस प्रकार से x और y का वैल्यू मिल गया। तो आपको यदि फ्रैक्शन बताना हो तो x बटा के y यह उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इस सेशन को यहीं तक छोड़ते हैं। अगर और बाकी वर्ड प्रॉब्लम जो छूट रहा है आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा क्वेश्चन, और पार्ट 3 मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि पार्ट 3 में एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आज तक इसी सेशन को यहीं तक रोकते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।